हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से जो लोग भी CGL 2024 को टारगेट कर रहे हैं, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट जो है कि इस समय हॉलीवुड की वेबसाइट पर चल रहा है, जो कि एक लाइव मॉक टेस्ट है SSC CGL का, जो कि 24 मार्च शाम 7 बजे तक अवेलेबल है। तो आप में से जो लोग भी CGL 2024 को टारगेट कर रहे हैं, आपको ये लाइव मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए और इस मॉक टेस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर के इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया है और वो क्वांट का जो मतलब मैथ का सेक्शन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसी मॉक टेस्ट के 25 के 25 क्वेश्चन जो मैथ सेक्शन में पूछे गए थे उनका कंप्लीट सॉल्यूशन आज आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप अगर मैथ के सेक्शन का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए, और अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आप पहले उसको दे दीजिए, उसके बाद जो है कि आप इस वीडियो को देखिएगा जिसमें कि आपको मैथ सेक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। और ठीक है, तो अब शुरू करते हैं सॉल्यूशंस को, वन बाय वन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें आप देख सकते हैं कि HCF पूछा हुआ है कि यहाँ पर 124, 136 और 148 का यहाँ पर HCF पूछा हुआ है। तो ये आसान क्वेश्चन पड़ जाएगा कि आप जो है कि देख लीजिए कि ऑप्शन के थ्रू कि इसमें से कौन सा नंबर जो है कि इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर सबसे पहले हम उठाते हैं यहाँ पर, अगर बड़ा नंबर उठाते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है तो हाईएस्ट ही उठाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 8 उठाएंगे तो 8 से जो है कि पहला नंबर ही डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 8 1 8 हो जाएगा, 44 बचेगा तो नहीं कटेगा। उसके बाद अगर हम 6 को उठाते हैं तो 6 से पहला वाला 6 से भी नहीं कटेगा। 4 को उठाते हैं तो 4 से देखिए, 4 से पहला वाला जो है कि 4 3 12 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा और 4 4 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर जो है कि 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे सही से नहीं समझ में आया होगा तो देखिए, सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन सा ऐसा नंबर है गिवन ऑप्शंस में जो इन तीनों को आसानी से डिवाइड कर दे। तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर 4th है, मतलब 4, ये जो है कि इन तीनों को आसानी से डिवाइड कर देगा, आसानी से मतलब कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्रतीक स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 16,000 एंड आफ्टर 4 months नीलम joined business with a capital of 12,000. If total profit received after 1 year is 3/8 of total amount invested by Prateek and Neelam together, then find the share of Prateek. देखिए, सबसे पहले प्रतीक ने क्या किया है, 16,000 इन्वेस्ट किया है और उसके 4 महीने बाद नीलम ने 12,000 इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले क्या हमें पता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ठीक है ना। तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट हम लिख देंगे 16,000। उसके बाद आफ्टर 4 मंथ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आफ्टर 4 मंथ नीलम ने ज्वाइन किया है। तो अगर आफ्टर 4 मंथ नीलम ने ज्वाइन किया है तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इफ़ टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर, इसका मतलब कि 1 ईयर की ही इन्वेस्टमेंट है, 1 ईयर की टोटल इन्वेस्टमेंट 1 ईयर की है, जिसमें नीलम ने 4 महीने बाद ज्वाइन किया है। 4 महीने ज्वाइन करने का मतलब है कि प्रतीक ने तो पूरे 12 के 12 महीने यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट किया था। और अगर हम नीलम की बात करेंगे तो नीलम ने 12,000 की इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि फिर वो 4 मंथ बाद आई है, आफ्टर 4 मंथ, तो इसीलिए उसका ओवरऑल कितना हो जाएगा, 8 मंथ हो जाएगा, कि 8 महीने वो यहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है। उसके बाद जो टोटल प्रॉफिट बोल रहा है वो बोल रहा है 3/8 ऑफ, क्या बोल रहा है, टोटल इन्वेस्टेड बाई प्रतीक एंड नीलम। तो प्रतीक एंड नीलम का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 16 और 12, 16 12 कितना, 28,000। तो ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट की 28,000 की। तो इसका मतलब जो टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल जो हमारा प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, जिस रेशियो में यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम है। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम को हम सॉल्व करते हैं, फिर इसका जो है कि देखते हैं कि किस रेशियो में। तो सबसे पहले तो 3 0 से 3 0 चला जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 8 दूनी 16 हो जाएगा, 12 से 12 चला जाएगा। तो ये जो रेशियो आ गया इन्वेस्टमेंट और
इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो आ गया वो 2/1 आ गया, और यही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। और यहाँ से जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसको हम निकाल लेते हैं पहले 3/8 इंटू 28,000, तो ये हो जाएगा कितना, 4 2 8, 4 7 28, यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3500, और 3 गुणे 3500 कितना हो जाएगा, 10,500, तो 10,500 ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड है, 2/1 में, तो मतलब ओवरऑल 3, अगर हम बात करेंगे 3 है यहाँ पे रेशियो, 2 + 1 3, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 3 5 15, मतलब 3500 हमारा ये आ गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हमको किसका पूछा है, यहाँ पर प्रतीक का शेयर पूछा है, तो 2 किसका है, प्रतीक का है, 1 किसका है, नीलम का है, तो 2 × 3500, हाँ 3500, तो ये कितना हो जाएगा, 7,000, ठीक है ना। अगर नीलम का पूछा होता है तो 1 × 3500 हो जाता, तो नीलम का 3500 हो जाता, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा 7,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹18,000 इन ए सिंपल इंटरेस्ट एट 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर एक्स ईयर। मतलब 18,000 का इन्वेस्टमेंट है 13% इंटरेस्ट के साथ, और कितने, एक्स ईयर के लिए। उसके बाद क्या कर रहा है, इफ़ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज़ ₹9360, मतलब टोटल हमारा जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है, 9360, यही हो जाएगा। प्रिंसिपल में कितना, जितना वो इंटरेस्ट लगा है वो, और कितने साल के लिए लगा है वो, तो ये सिंपल हो जाएगा। ये सिंपली इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 18 से काटेंगे या किससे काट देंगे, 13 से काट दें, 13 7 91, और 13 2 26, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 4 आ जाएगा, x ये 18 से कट जाएगा 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए फिर लिखा है 9 कोसेक स्क्वायर माइनस 7 कॉट स्क्वायर इक्वल टू 11, और हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। तो ये आसानी से आप थीटा की वैल्यू पुट करके 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब भी कॉट और कोसेक का दिया होता है तो हम सबसे पहले जो है कि हम कॉस 45 रख के, हम सॉरी थीटा की वैल्यू 45 रख के चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू 45 रख के चेक करेंगे तो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू, उसके बाद कॉट tan वही 1 हो जाएगा, 45 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको कर देंगे 9 × 2 - 7, तो ये कितना हो जाएगा, 18 - 7 बराबर 11, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर गया, मतलब थीटा हमारा कितना हो जाएगा 45। ऐसे आप सारा रख के चेक कर सकते हैं, बट अगर कॉसेक और कॉट का कॉम्बिनेशन रहता है तो हम सबसे पहले 45 रख के चेक करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका 90% चांसेस होता है कि 45 सेटिस्फाई कर जाएगा, और नहीं करेगा तो आप जो है कि फिर 30-60 में जा सकते हैं। तो यहाँ पर 45 ही कर गया, तो हमारा आंसर इसमें 45 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 66, कोसेक स्क्वायर 56 प्लस tan स्क्वायर 146 माइनस कॉट स्क्वायर 60। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कह सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी हमारा दिया होता है, और हमारा ए प्लस बी जो होता है वो अगर 90 डिग्री है, फिर से देखिए मतलब कि अगर हमारा दिया होता है हमें कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये अगर हमारा a प्लस बी 90 है, जैसे यहाँ पर a और b को जोड़ेंगे 90 आता है, तो हमेशा ये जो वैल्यू है हमारी ये 1 देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर 24 है, कॉस स्क्वायर 66 है, तो 66 प्लस 24 हमारा 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इतने की वैल्यू जो है, इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतना दो अगर हम बात करें कॉस स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर 66 की वैल्यू हो गई 1। अब उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है कॉट स्क्वायर 60 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू हमको पता है क्या है कि tan 60 का होता है कितना, √3, तो इसका कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में। अब बचा ये दो टर्म बचा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर 56 डिग्री प्लस, अब ये लिखा है tan स्क्वायर 146, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 56, ठीक है ना, ये ले सकते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखें कोसेक स्क्वायर 56 और tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा कितना हो जाता है, माइनस कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि पहली बात तो 90 है तो ये तो चेंज होगा ही होगा, प्लस 90 के बाद थीटा चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, अदरवाइज सब नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है कि
कॉट भी जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर और थीटा मतलब 56। तो हमें ये बताया कि कॉसेक स्क्वायर 56 माइनस कॉसेक स्क्वायर 56, ये भी हमारा 1 दे देगा। क्यों? क्योंकि हमारा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब कि 1 इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ तो यहाँ पे है, कॉसेक स्क्वायर 56 माइनस कॉट स्क्वायर 56, तो ये भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो हमारी वैल्यू ये भी 1 हो गया। तो ओवरऑल हम इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा 3 2 6 5/3। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ए बी सी और यहाँ पे हमारा क्या है पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर हैं। ए पी बराबर 9 है, उसके बाद पी क्यू बराबर 7.5 है, और पेरीमीटर ए बी सी का पेरीमीटर कितना दिया है 24। तो क्या पूछा है कि पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर का पूछा है। ठीक है, पी क्यू आर तो ये तो सिंपली हमको पता है कि जब भी सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो हम उनका जो है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और फिर उनके चाहे पेरीमीटर का रेशियो सब कुछ इक्वल होता है, नहीं। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा 9 बाई इसका ए बी बाई पी क्यू हो जाएगा 9/7.5 इज इक्वल टू उनके पेरीमीटर का रेशियो भी बराबर होगा। तो 24 जो कि ए बी सी का रेशियो है और पी क्यू आर को हम एक्स मान लेते हैं। इसको सॉल्व कर देना है सिंपली, 3 9 हो जाएगा, 3 8 जो 24 हो जाएगा। तो इसको हम काटेंगे कैसे, 3 ये हो जाएगा 2.5, 3 2 6 3 5 15, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 8 इंटू 2.5। तो लिख देंगे इसको 8 इंटू 5/2, तो ये हो जाएगा कितना 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, तो यहाँ क्या कर रहा है, आर द नंबर्स 45 80 63 112 इन प्रोपोर्शन। ठीक है, पूछ रहा है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है, तो इसको चेक कर लेते हैं। 45 डिवाइड बाई 80 एंड 63 डिवाइड बाई 112। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको 5 से काटते हैं, 5 9 45, 16 25 80, और तो कटेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे इसको काटते हैं किससे, इस वाले को काटेंगे हम 7 9 63 और 7 और 7 हो गया, और 42 7 42। तो ठीक है, ये दोनों प्रोपोर्शन में 9/16 है, 9/16 है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, येस दे आर इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये वाला मॉक टेस्ट मतलब मैंने भी दिया है, इसके आपने अपने स्कोर्स आपके साथ शेयर किए हैं, तो ये उसी का स्क्रीनशॉट्स हैं, इसीलिए आपको ये वाला जो है कि मेरा सॉल्यूशन दिख रहा होगा। तो ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या दिया होता है, अच्छा ठीक है ग्राफ है, तो क्योंकि मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स अपने ही सॉल्यूशन के लिए हुए, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज है, उसके बाद हाँ टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज किससे, चिल्ड्रेन मैन और वुमेन से ऐड करके ये जो है कि टोटल पॉपुलेशन बनी है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है कि क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो ऑप्शन इसमें है नहीं, आपने टेस्ट दिया होगा तो आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन क्या था। ठीक है ना, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन और मैन के और वुमेन के पॉपुलेशन को ऐड करने से टोटल पॉपुलेशन निकलता है विलेज का। फिर इस वाले में क्या कर रहा है कि इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ईच विलेज इज 48 लाख एंड रेशियो पॉपुलेशन ऑफ मैन टू वुमेन इन V1, मतलब इस V1 में कितना है, V1 एंड V3 की बात कर रहा है। तो V1 में है 4:3 और इसमें V3 में कितना है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे है 3:4। ठीक है ना, 3:4। देन फाइंड द सम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैन इन V1 एंड V3 इन लैक्स। तो देखिए सबसे पहले क्या करा है कि सभी विलेज में 48 लाख लोग हैं। ठीक है, पॉपुलेशन 48 लाख है। तो फिर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि V1 और V3 का रेशियो दिया है, ये रेशियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें V1, तो देखिए V1 में कितना है, V1 में टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है 25.5। ये किसका है, ये देखिए किसका है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रेन है। तो ये टोटल पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रेन है, हमें पता है कि टोटल पॉपुलेशन कितना है 48 लाख यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 48 लाख अगर टोटल है तो यहाँ पर उसमें चिल्ड्रन कितने हैं 25.5। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, अगर 25 में 48 में 25 माइनस करेंगे 23 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 23 नहीं 0.5 और कम करेंगे तो 22.5 कितना हो जाएगा, ये मेल और फीमेल बोथ हो जाएगा। इसका V1 का है, ठीक है ना, V1 का है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर 3:4 में डिवाइड है, तो 3:4 में डिवाइड का मतलब कि इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 7 3 21 और 7 5 15,
7 3 21, 7 5 15, 3.5 हो गया। ओके 3 अच्छा गलत हो गया, 1 मिनट, ये 3 ये है ना 4:5 है V1 का। तो यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ पर 4/5 का मतलब क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा ना, यहाँ पे 9 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 5 45, तो 2.5 लाख हो गया। अब क्योंकि हमें किस यहाँ पे पूछा है कि मैन, केवल मैन का पॉपुलेशन पूछा है, ठीक है। तो मैन कितना है इसमें, मैन तो 4 यूनिट है, तो इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो 10 लाख जो है कि V1 में मैन की संख्या होगी 10 लाख। उसके बाद हम V3 का निकाल लेंगे ऐसे ही। तो V3 में टोटल कितने हैं चिल्ड्रन की पॉपुलेशन, 20 लाख है। उसमें हमको पता है कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो तो 48 है, तो 48 में 20 माइनस करेंगे, ये हो गया 28। 28 में अब मैन और वुमेन कितने हैं, 3:4 में है, मतलब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में हम इसी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि मैन का यूनिट है, तो 4 3 12, 12 लाख हो गए। अब 12 लाख और 10 लाख, ठीक है। तो क्या पूछा है, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन, सही है ये वाला। 48 से यहाँ 20 से 28 आ गया, 7 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर 7 चौक 28 हो गया। उसके बाद मैन और वुमेन, हाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाए, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई हो गई, हो गया 12 लाख। तो क्या पूछा है इसमें, सम पूछा है, तो ये 22 लाख हो जाएगा, 10 + 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 लाख। ऑप्शन में आप देख लीजिएगा कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है कि 22 लाख दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, उतना टफ क्वेश्चन नहीं था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, रिया इज़ हाफ द एज ऑफ लीना, रिया इज़ हाफ द एज ऑफ लीना, ये हो गया लीना। हाफ द एज का मतलब कि 1 इसका होगा तो इसका 2 होगा। हाफ द एज ऑफ लीना 9 ईयर्स अगो, 9 साल पहले क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ लीना एंड रिया वॉज 54। 9 साल पहले इन दोनों के एज का सम कितना था, 54 था। तो अब कितना होगा, अब कितना चेक हो, अब के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 9 9 18 जोड़ देंगे, 18 जोड़ेंगे तभी हमको अभी प्रेजेंट टाइम का पता चल जाएगा, क्योंकि 9 एज जो है वो रिया की भी बढ़ गई, 9 एज जो है लीना की भी बढ़ गई। तो 9 9 18 जोड़ देंगे तो 54 में 20 जोड़ेंगे 74 आ जाएगा, 2 कम करेंगे 72 आ जाएगा। तो अभी करंटली जो इनकी एज है वो कितनी है, 72। इनकी एज का सम कितना है, 72। उसके बाद हमें पता है कि 1:2 में है, तो मतलब कि क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ लीना पूछा है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 दूना 48, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लीना का 48। देख लीजिए, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। रिया का हाफ है लीना से, 1:2 हो गया। 9 ईयर्स को 9 साल पहले कितना था, यहाँ पर 54 था, तो 54 में अभी कितना हो जाएगा, 9 9 18 जोड़ देंगे, क्योंकि 9 साल पहले बोला है, 18 जोड़ दिया हमने, 72 आ गया। उसके बाद टोटल कितना है रेशियो, 1 + 2 3 है, और इंटू हमको किसका पूछा, लीना का, तो इंटू 2 कर दिया हमने, तो ये 24 यहाँ 72 हो गया, 24 दूना 48 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इफ़ a + c b + 4 देन ये पूछा हुआ है, ठीक है। इसको देखिए, इसको मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ, एक शॉर्टकट और एक जो है कि जो थोड़ा प्रॉपर जो बेसिक्स होते हैं उससे मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर शॉर्टकट की बात करें तो इसमें देखिए, हमारे पास जब भी हमें 2 इक्वेशन दिया होता है, ठीक है ना, हमारे पास देखिए यहाँ पे कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन, और हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, और हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल को हम यहाँ पर 0 अपने मन से, मतलब 0 1 कुछ भी पुट कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल को, क्योंकि अगर हमारे पास 2 क्या है, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स है, तो हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है ना। तो किसी भी एक वेरिएबल को हम अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं, हमारा जो है कि इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगा, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि हम इसमें क्या कर देते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर देते हैं इसमें कि हम देखिए यहाँ a + c है, यहाँ b + 4 है, यहाँ पे a b है, यहाँ b c है, यहाँ 1 है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम b को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे b को 0 पुट कर देते हैं तो उससे होगा क्या कि देखिए यहाँ पर, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पे भी ए बी दिख रहा है, यहाँ पर भी बी सी दिख रहा है, मतलब यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। तो अगर हम बी को पुट करेंगे तो हमें थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि हमारा ये दोनों टर्म जो है, ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखिए आप, यहाँ पे a + c, हमने क्या किया, b को 0 पुट कर दिया, तो a + c = 4 आ गया। देन ये वाली इक्वेशन को उठाते हैं यहाँ पर, तो ये वाली इक्वेशन में भी 0 + 0 + 1 = ac हो गया, मतलब एक तरफ हमारा आ गया a + c = 4, और एक तरफ हमारा आ गया AC = 1, ठीक है। तो अब हमें जो है ये जो पूछा है क्वेश्चन, ये हमारा क्या हो जाएगा, a +
सी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर तो जीरो हमने मान लिया ना, मतलब बी को तो हमने जीरो मान लिया, तो इसका मतलब हमें बस अब इसी की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम क्या जानते हैं कि ए प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें यही पता करना है। तो मतलब ए प्लस सी का होल स्क्वायर हमें पता है कितना दिया हुआ है, 16। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें पता करना है, 2ab की वैल्यू कितनी है, सॉरी 2a मतलब यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये दोनों सी है, यहाँ पे सी है, ठीक है। तो 2ac कितना हो जाएगा, चलिए प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा जब, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगा। तो ये तो हो गया एक शॉर्टकट तरीका और काफ़ी अच्छा तरीका है, मतलब यही अप्लाई करना चाहिए। बट अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल में भी एक बता देता हूँ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है आपको, यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन को देख करके, मतलब इसको देख करके आप एक फॉर्मूला आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ये होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस सी बराबर बी प्लस 4 एंड हमको क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस 1 बराबर ए सी। देखिए यहाँ पर अगर हम b कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी प्लस 1 बराबर ए सी। अगेन देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था, a प्लस सी बराबर बी प्लस 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4, ये लिख सकते हैं ना। इसको b को इधर लेके चले गए तो a माइनस बी प्लस सी बराबर 4 हो गया, ठीक है, इतना ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने देते, इसकी अभी उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि अगर हम इसी का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं ना, ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी, मैंने क्या बोला कि इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, इसको हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर। अब देखिए प्लस और माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो बी का ही होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस, अब देखिए प्लस करेंगे, प्लस क्या आएगा, 2ab आएगा, प्लस 2ab आएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे क्या लिखेंगे, 2ab 2bc 2ca। तो 2ab को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ पे b नेगेटिव में है तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 2ab। अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, अगर हम AC की बात करेंगे तो क्या आएगा, 2ab और यहाँ पे माइनस 2bc हो जाएगा, क्योंकि b अगेन नेगेटिव है। और C के और 2ac के लिए क्या होगा, 2ac पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि a भी पॉजिटिव में है और c भी पॉजिटिव में है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं -2 कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए -2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारा हो गया ab प्लस बी सी प्लस यहाँ पर ए सी, सॉरी यहाँ पे माइनस ए सी आएगा ना, यहाँ पे देखिए क्योंकि माइनस कॉमन लिया हमने तो माइनस यहाँ पे ए सी आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप जो है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसको आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 दिया होता है ना, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 लिख दीजिए सबसे पहले तो। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या पूछा हुआ था, हमें क्वेश्चन में अभी यही पूछा हुआ है, ठीक है ना, हमें क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है तो इसको हमने डब्बे में बंद कर दिया कि हमें यही बताना है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, -2 और यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर b कॉमन ले सकते हैं, तो b के बाद यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, a प्लस सी, ठीक है ना, a प्लस सी माइनस ए सी। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा है, b a प्लस सी और इसको इधर ले आते हैं तो माइनस ए सी बराबर -1। तो इसका मतलब कि जो ये वाली इस पूरे की वैल्यू कितना आ गई, इस पूरे की वैल्यू आ गई -1। तो यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व करते हैं, नहीं तो नीचे ज़्यादा नीचे हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16 इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2। अब मैंने क्या बोला कि ये जो पूरी यूनिट, ये जो पूरी वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसके हिसाब से -1 आ गई, तो ये हो गया -1। तो ये क्या हो जाएगा 16 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे अगर के माइनस हो जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगेन हमारा आंसर हो जाएगा 14। ये लेंदी मेथड है आई नो, लेकिन क्या है कि अगर बेसिक से बात करें तो ये भी एक लगाने का तरीका है, क्योंकि अगर बाई चांस आपका जो वैल्यू वाला पुटिंग मेथड है
कि 0 पुट कर दें या 1 कर दें, वो कोई रूल नहीं है कि उसको रखने से आंसर हमेशा आ ही जाएगा। बट क्या है कि वो हमारा एक होता है कि हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से वो हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आपको बेसिक भी जानना चाहिए। हाँ, अप्लाई करने के लिए वो बेस्ट है कि आपको, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं कि आप इसको करें। हाँ, इसको भी बहुत टाइम तो नहीं लगेगा, बट जो है कि अगर आप इसको थोड़ा सा और स्मार्टली करेंगे तो हो जाएगा। मुझे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने एक एक स्टेप यहाँ पे लिखा है, वरना इसमें तो मतलब केवल 2-3 स्टेप में ही ख़त्म हो जाएगा ये, अगर मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए। ऐसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा गया, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम देखिए यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ सर्कल 10.5 दिया हुआ है, आर जो है कि 10.5 दिया हुआ है। उसके बाद एंड आर्क कितना हुआ है, आर्क सबटेंड एन एंगल 48 दिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है सर्किल। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है 2 πr थीटा बाई 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा कितना है 2 × 22/7, रेडियस 10.5 है, इंटू थीटा कितना है 48 है, डिवाइड बाई 360 है। इसको काटेंगे 6 × 48, 6 × 36, और इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए 7 से काटें, 7 7 1 7, 7 5 35, इतना हो गया। और ये हो जाएगा 15 चौके 60, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, और मतलब कितना हो जाएगा 1.5 40 हो जाएगा यहाँ पे, 8 5 40 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 44/5, तो ये कितना हो जाएगा 8.8 आ जाएगा। बस सिंपली इसमें फॉर्मूला लगाना था, ये वाला लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला लगाना था, 8.8 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द क्वांटिटी ऑफ वेरियस फ्रूट आइटम प्रेजेंट इन सुपर मार्केट इफ 25% ऑफ ईच ऑफ द फ्रूट इज रूटन। 25% जो है कि सभी फ्रूट का 25% जो है सड़ गया है। एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ पीच इज़ 44, टोटल क्वांटिटी ऑफ पीच कितना दिया, देखिए ये हमारा पीच है ऑरेंज वाला, तो पीच हमारा दिया है 11%, और क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि पीच कितना है टोटल 44 kg है। तो 11% की वैल्यू हो गई 44 kg। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 kg। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 400 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पीच है, पीच हमारा कितना है, पीच हमारा 11% था, तो वो 44 किलो था। और ये जो पूरा है, पूरे जो फ्रूट्स हैं उसकी 100%, वो तो 100% ही होगा ना, तो 100% की वैल्यू कितना है 400, मतलब कि पूरे जो फ्रूट्स हैं वो 400 किलो हैं। अब बात करते हैं किसका पूछ रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ रोटन ऑरेंजेस इन द सुपर मार्केट। तो अब ऑरेंजेस कितने हैं, देखिए ऑरेंजेस यहाँ पे 36% है, तो 36% ऑरेंजेस हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर मतलब 100% की वैल्यू अगर 400 है, तो 36% की वैल्यू कितनी होगी 36 × 4, 36 × 4 का मतलब कितना 72, 72 का डबल 144, तो 144 हमारा कितना है ऑरेंजेस हैं। अब बोल रहा है कि अब क्वांटिटी ऑफ रोटन ऑरेंजेस कितने हैं, रोटन मतलब कितने ख़राब हो गए। तो रोटन ऑरेंजेस का मतलब कि इसका जो है 1/4, 25% का मतलब 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, अगेन 36 आ जाएगा। मतलब कि टोटल ऑरेंजेस 144 थे, जिसमें से 36 ख़राब हो गए, तो आंसर हो जाएगा A 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ ये इज़ y देन फाइंड द, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे 6x - 5 का होल क्यूब कितना हो जाएगा a क्यूब, तो 6x का होल क्यूब। तो हमें मतलब किससे, हमें केवल x के कोफिशिएंट से मतलब है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, बट लिख देते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर माइनस यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3ab और ब्रैकेट में a - b, मतलब 6x - 5। तो इससे तो हमें मतलब भी नहीं है, तो यहाँ पे केवल यहाँ पे जिसमें x है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 18% 90, तो ये तो वैल्यू हो गई 90x, तो ये हो गया -90x। उसके बाद इंटू यहाँ पे क्या लिखा है 6x - 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 540x²। अगेन हमें x² से मतलब नहीं है, हमें केवल x से मतलब है, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो हमें x देगा वो क्या देगा -90, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 90, सॉरी इसको पूरा लिख देते हैं, ये हो जाएगा प्लस 9 × 5 = 45, मतलब 450x। तो
एक्स का हमें कोफिशिएंट यहाँ क्या मिला 450, और वही जो है क्या कर रहे हैं कि वो इज इक्वल टू किसके वाई के। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो 5 इंटू 450 बटे 9, तो 9 बचे 45, मतलब ये हो गया 250 और प्लस 1 तो मतलब 251। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 3 वेसल्स ए बी सी कंटेन्स मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ये रिस्पेक्टिवली। अब 12 लीटर जो है, 12 लीटर 30 लीटर 36 लीटर क्या मिक्स किया है ऑफ लीटर्स ऑफ मिक्सचर फ्रॉम वेसल ए बी सी रिस्पेक्टिवली टेकन आउट, मतलब इतना इतना लीटर जो है मिक्सचर को जो है उससे बाहर निकाल लिया गया है। एंड पोर्ड इनटू अनदर वेसल डी, अनदर वेसल में डाल दिया गया। देन व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी में किसका किसका है मिल्क और वाटर का कितना कितना रेशियो। सबसे पहले 3:1 ए का है, 4:1 बी का है, 5:1 सी का है। ठीक है ना। उसके बाद बोला है 12 लीटर 30 लीटर 36 लीटर क्या किया गया है, टेकन आउट कर लिया गया है। तो अगर ए में से 12 लीटर बाहर निकालेंगे और डी में डालेंगे तो 12 लीटर का मतलब कितना होगा, अगर 12 लीटर का मतलब कि वो 3 और 1 में तो ये रेशियो डिवाइड है, तो मतलब 12/4 करेंगे। ठीक है। अब लास्ट में हमें क्या पूछा है, हमें मिल्क ही पूछा है, तो हम मिल्क पे ही फोकस करते हैं। तो 4/3 12/4 हो जाएगा, वो 12/4 जो है क्योंकि टोटल हमारा लीटर कितना है 12 लीटर है, और यहाँ पे रेशियो 3:1 में है, तो टोटल 4 हो जाएगा। 4 इंटू 3 कर देंगे जब हम, मतलब 12/4 गुणे 3 करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। तो 9 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 लीटर हमारा मिल्क आ जाएगा ए में। वैसे ही हम बी में करेंगे तो बी कितना है 4:1 में है, यहाँ पर 30 लीटर बाहर निकालना है, तो 430/5 करेंगे तो 5 6 या 30 हो जाएगा। और जो हमारा मिल्क कितना है 4 यूनिट है, तो 6 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 24 लीटर। उसी प्रकार जब सी में से क्या करेंगे, सी में 36 दिया हुआ है और यहाँ पर 5:1 है, तो 36/6 इंटू 5 हो जाएगा, तो 6 6 या 36 6 5 या 30, तो ये हो जाएगा 30। तो ये तीनों में जो मिल्क है वो कितना है 9 लीटर 24 लीटर और 30 लीटर, तो इसी को ऐड कर देंगे। 30 24 कितना हो गया 54, 54 9 54 और 9 63, 54 9 6 3 9 54 9 63 हो गया। हाँ ठीक है 63 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आसान क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना था। रेशियो में जो है कि आपको सबसे पहले रेशियो में दिया हुआ है, उसके बाद जिस क्वांटिटी में बाहर निकाल रहा है उस क्वांटिटी से हमें चेक करना होगा कि उसमें कितना मिल्क था। ठीक है, तो जैसे वो बेसिक तरीका होता है कि 12 लीटर अगर ए में से बाहर निकला है तो 12 डिवाइड बाई जो रेशियो में डिवाइड हुआ है मिल्क और वाटर कितने में 4 में, उसमें उसके बाद हमको मिल्क का चाहिए तो इंटू 3 करेंगे, तो 4 3 12 3 3 9, इस तरीके से ए बी सी तीनों का रिस्पेक्टिवली निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, इफ़ रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1:17, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टाइसेस इन द पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स मतलब पूछ रहा है, तो अब क्या है रेशियो दिया है। अच्छा, तो इसका कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल का 360 डिवाइड बाई एन हो गया, और इंटीरियर का होता है कितना फॉर्मूला n-2 180 बाई एन, तो एन से एन कट गया। उसके बाद कितना दिया 1/70 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये भी 2 आ जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई n-2 बराबर 1/17, ये हो जाएगा 17 दूना 34 बराबर n-2, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 36 आ जाएगा, n बराबर 36 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बेडशीट इज़ 345। अच्छा, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 345, मतलब जरूरी नहीं कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, बट अभी उसी को ज़्यादा लेके चलते हैं। इफ़ शॉपकीपर अर्नड 23% प्रॉफिट, देखिए अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ही ज़्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस में से ही कॉस्ट प्राइस माइनस हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट दे दिया है कि इफ़ द शॉपकीपर अर्न 23% ऑफ प्रॉफिट वाइल सेलिंग द बेडशीट, 23% प्रॉफिट। ठीक है, देन व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द बेडशीट रिस्पेक्टिव, अलग अलग बताना है। ठीक है, अब देखिए 100% अगर प्रॉफिट हुआ है, मतलब सीपी से एसपी में क्या हुआ है, सॉरी 23% है ना, 100 से कितना हो गया 123, और हमें कितना बोला है कि प्रॉफिट हुआ कितना है, एक्चुअली जो डिफरेंस है वो कितना है 345 का है। यहाँ डिफरेंस देखिए कितने का 23 यूनिट का है, तो 23 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 345, 23 से अगर काट देंगे तो 23 एकदम 23 हो जाएगा।
11 बचेगा, 11 5 मतलब 15, 115 रखते 23 यहाँ पे 25 हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1500, 15 गुणे 100, तो 1500 तो मतलब दो ऑप्शन में है, 15 15 इन दोनों में है। उसके बाद मतलब 123 गुणे 15 करेंगे तो हमें किसका मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस का मिलेगा। तो 123 गुणे 15 मतलब 123 गुणे 10 हो गया पहले, फिर 123 गुणे 5, 5 3 15 5 हाथ लगाए, 5 2 10 ग्राम लगाए, 5 1 6, तो ये रहेगा 5 4 8 1 1845, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स एंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज डिनोटेड बाय वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। ओके, देखिए सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स 1 to 100, तो वही सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या हो जाएगा कि अगर 1 to इवन नंबर की बात करें तो वो क्या, कहाँ से 2 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा 100 तक पूरे जाएगा, और ऑड नंबर कहाँ 1 से शुरू होगा वो कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। तो अगर हम इवन नंबर का सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, SN इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर एक और क्या होता है n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये वाला लगाते हैं n/2, ये इवन के लिए, इवन वाले के लिए लगाते हैं। तो अब देखिए टर्म्स तो दोनों में ही 50-50 होंगे, ऑड वाले में इवन वाले में दोनों में 50-50 होंगे, तो n की वैल्यू दोनों में ही 50 है। तो सबसे पहले इवन वाले का अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 50/2 मतलब 25, उसके बाद 25 और a प्लस l, a का मतलब 2 और लास्ट टर्म का मतलब 100, तो कितना हो जाएगा ये 102 गुणे 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2500 और 25 दूना 50, तो ये कितना हो जाएगा 2550, ये तो हो गया किसका, इवन का। अब ऑड वाले का अगर हम सम निकालेंगे तो ये फिर अगेन 25 ही हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट टर्म उसमें कितना हो जाएगा 1 प्लस लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, तो 100 मतलब कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। ये हो गया 2500। अब क्या पूछा है, ठीक है। फिर अब देखिए कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब कि द डिफरेंस बिटवीन y एंड z इज़ 0, द डिफरेंस बिटवीन y एंड z इज़ 0, नहीं कहाँ 0 है, 50 का अंतर है। बोथ y एंड z आर मल्टीपल ऑफ z 100, नहीं ये है, ये नहीं है, इवन वाला नहीं ऑड वाला है, तो मतलब कौन सा क्या पूछा है, कैन नॉट बी ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो दोनों ही ट्रू नहीं है, मतलब बोथ 1 and 2। यहाँ पे द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी फॉर जून मंथ इज़ इतना, आउट ऑफ विच रुपीज़ 1,84,000 स्पेंट ऑन लेबर, इतना ऑन रॉ मटेरियल, इतना ऑन मार्केटिंग कॉस्ट एंड रेस्ट ऑन द रेंट ऑफ द ऑफिस। व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन रेंट ऑफ द ऑफिस। तो ऑफिस के रेंट में कितना परसेंटेज जो है कि एक्सपेंडिचर जो है वो खर्च हुआ है, तो रेंट ऑफ द ऑफिस वही रेस्ट वाला है। मतलब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे और इन तीनों को ऐड करके 4,60,000 में से माइनस करेंगे तो ऑफिस वाला आएगा, फिर जो आएगा उसको 4,60,000 का वो कितना परसेंट है वही बताना है। तो ठीक है, इसको इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि इसमें क्या करेंगे कि ये तीनों जो हमें क्वांटिटीज़ दिया गया है इन तीनों को ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद उसको 4,60,000 में से माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वही ऑफिस का रेंट का रहेगा, और वही फिर उसके बाद हमें जो वैल्यू आएगी वही निकालना है कि वो 4,60,000 का कितना परसेंट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन की बात है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ₹36,000 अर्न इन 32 मंथ एट इतना। तो सिंपल इंटरेस्ट विल, तो ये हो गया प्रिंसिपल है हमारा, तो 36,000 इंटू 18%, 18 डिवाइड बाई 100 इंटू 32 मंथ, मतलब 32/12, क्योंकि मंथ में दिया हुआ है तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। उसके बाद 12 3 36, 30 हो गया, 12 3 36। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 30 गुणे 18 गुणे 32 करना है, तो ये कितना आ जाएगा 18 3 54, 540 गुणे 32, तो इसको 32 कर देंगे। 0 8 10 0 2 16 0 8 2 7 1 17 280, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 10 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द लैडर इज़ 60 डिग्री। तो मतलब हमारा जो है कि लैडर है
जिसका कि एंगल एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द लैडर। अच्छा लैडर खड़ा है क्या पूरा? अच्छा हाँ लैडर, हाँ ठीक है लैडर ये एंड 60 डिग्री, तो यहाँ पे जो है कि 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है यहाँ 60 डिग्री बना रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द लैडर, मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2-3 बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हमारा यहाँ पे थीटा, देखिए जब भी ऐसे ट्रायंगल दिया और यहाँ पे हमारा, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे, ये हमारा जब भी यहाँ पे हमारा थीटा 60 डिग्री दिया हो तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 रहता ही है, उसके बाद ये 30 डिग्री। तो यहाँ पे 60 के सामने, मतलब यहाँ पर 60 के सामने हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा हमेशा रहता है √3, और 30 के अगेंस्ट में हमारा रहता है 1, और यहाँ पर हमारा हो जाता है आपका 2, ठीक है ना, ये 2 हो जाता है। तो ये मतलब एक स्टैंडर्ड है, ये तो रहना ही रहना है। उसी तरीके से अगर जब भी हमारा यहाँ पे, फिर अगर यहाँ पे हमारा थीटा अगर 30 डिग्री हो जाता है तो यहाँ पे हमारा 60 ही होगा। तो 30 के सामने फिर उसी तरीके से यहाँ पे 1 आ जाता है, और यहाँ पर हमारा बेस हो जाता है √3, और यहाँ पर हमारा जो हाइपोटेनस हो जाता है वो 2 हो जाता है। तो ये जो है कि आपको 2 चीज़ें अगर माइंड में रहेंगी तो आपको जो है कि तेज़ी से आपका जो है कि आंसर आ सकता है, निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द लैडर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर 10 मीटर दिया हुआ है अवे, तो 10 मीटर हमारे पास बेस दिया हुआ है, और हमें पता है कि 60 डिग्री, ठीक है ना 60। अब आपको ये याद कैसे होगा, मतलब याद क्या करना है, देखिए √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 समथिंग होती है ना। तो अब देखिए 60 30 से ज़्यादा है, 60 30 से ज़्यादा है, तो 60 के सामने, मैंने बोला 30 के सामने 1 रहेगा, तो 60 के सामने 1.73 वाली वैल्यू, मतलब कि 1 से ज़्यादा, क्योंकि 60 बड़ा है तो 1, तो √3 भी 1 से बड़ा है। जैसे 60 30 से बड़ा है तो वैसे ही √3 1 से बड़ा है। तो वही समझ लीजिए आपके पास केवल 3 ही नंबर है, 1 2 और √3। उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 2, तो वो सबसे बड़े वाले के सामने रहेगा 90 के सामने। उसके बाद उससे छोटा कौन है, √3, वो रहेगा 60 के सामने, और बचा 1 वो रहेगा 30 के सामने। तो आसानी से ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, ये ऐसा भी नहीं कि आप भूल जाएंगे तो भी आपको केवल इन 3 नंबर को याद करके आपको याद आ जाएगा कि ठीक है कि इसके अपोजिट में ये होता है, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 10 दिया हुआ है बेस की वैल्यू, तो बेस की वैल्यू 10 दिया है, मतलब मैंने क्या बोला था कि बेस की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। तो 1 की वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, यहाँ पर हम, यहाँ पे कितना होता है √3, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू जब 10 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 √3। सिंपली मतलब कोई tan लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब ऑलरेडी tan थीटा की वैल्यू से बन के आया है, तो 1 के क्रिएटेड है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर आपको सिंपली 10 √3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको पता होगा पहले से भी, नहीं पता हो तो आप जो है कि यहाँ से मैंने बता दिया, अब आप इसको ध्यान रखे रहेंगे तो आपको जो है कि आसानी होगी। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए इफ़ ये बराबर ये, इसमें क्या करते हैं हम हमेशा, इस वाले में हम हमेशा रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो ये हो गया, रेशनलाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐसे देखिए, इसको रेशनलाइज जब हम करते हैं तो रूट, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में हमारा साइन होता है ये ऊपर जाकर बदल जाता है, तो √3 प्लस √5 प्लस √3, फिर यहाँ पे √5 प्लस √3, ये दोनों क्या हो गया, दोनों सेम चीज़ हो गया। तो मतलब √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, पहले तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस फिर ये b स्क्वायर प्लस 2 √15 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो ऊपर कितना आ गया, 8 प्लस 2 √15/2, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, नीचे से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस √15। फिर हमारा क्या करें, ये हो गया हमारा a, और यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है, मतलब वही हमारा हो गया b, ठीक है ना। तो ए और बी कितना आ गया, a 4 आ गया, b 1 आ गया, a 4 आ गया, b 1 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। हम देखिए व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 7, 3 की पावर 7, 5 की पावर 7। 1 की पावर 7 की यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहेगा। 3 की पावर 7 है, तो साइक्लिसिटी के हिसाब से अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा तो उसी को 3 की पावर में डाल देंगे, तो 3 3 9 27, फिर अगेन 7 रिमाइंडर बच जाएगा। उसके बाद 5 में भी अगेन वही कर सकते हैं कि 4 से डिवाइड करेंगे, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 5 का क्यूब 125, 5 आएगा। वैसे 5 में हमेशा 5 ही आता है, तो ये 5 हो गया। 7 1 8, 8 7, और सॉरी 8 5 13, 13 का 3 रिमाइंडर आ गया, 13 का 3 अगेन, सॉरी रिमाइंडर कर रहा हूँ, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, यूनिट डिजिट 3 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 18 men और 13 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। यहाँ पे और लिखा है,
उसको ध्यान देना चाहिए, वरना कभी पर एंड पढ़ने के बाद जो है कि सॉल्व करते ही रह जाते हैं और वो होता नहीं है। और लिखा है, ठीक है ना, इन हाउ मेनी डेज कैन 21 मैन एंड, यहाँ पे एंड है मतलब यहाँ पे साथ में है, एंड 10 वुमेन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में पूछा है ये साथ में पूछा है कि 21 मैन और 30 वुमेन साथ में कितने दिन में काम खत्म करेंगे। यहाँ हमें गिवन जो है वो अलग अलग गिवन है, क्योंकि यहाँ और दिया है, मतलब कि 18 मैन जो है वो किसी काम को 15 दिन में करते हैं उसी काम को, तो ये हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो ये हमारा टोटल वर्क हुआ अगर ये वाले वैल्यू, तो यही टोटल वर्क तो वुमेन भी कर रही हैं। वो कितने दिन में कर रही हैं? 30 वुमेन, अगेन वो 15 दिन में। तो 15 से 15 ऑटोमेटिक वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 6 या 18 और 3 10 हो जाएगा, या इसको 6 से काट सकते थे लेकिन ठीक है। 2 3 जा हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे? मैन 3 मैन बराबर 5 वुमेन हो जाएगा। तो मैन बाई वुमेन की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? 5/3। ये हो गया इफ़िशियंसी। अब इफ़िशियंसी हमें मिल गई तो हम टोटल वर्क सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वर्क निकालेंगे तभी ये 21 मैन और 10 वुमेन से उसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? 18 मैन हमें पता था है ही, तो 18 मैन की इफ़िशियंसी कितनी है? 5 × 15, इसी में रखा गया है, इसी में, ठीक है। तो 18 × 5 × 15 बटे, अब 21 मैन का मतलब कितना होगा यहाँ पे? 21 मैन, तो 21 × 5 105 प्लस, मतलब 21 में मैन की इफ़िशियंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पे अगेन 10 में वुमेन की इफ़िशियंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 3 या 30 हो गया। तो ये कितना आ गया? 18 बचे 90, और 90 × 15 यहाँ पे 135, 15 नवैया, ठीक है, 15 नवैया 135 और 9 दाम 90, यहाँ आ गया 10 दिन आ गया, 10 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम A to B at a speed of 10 km/h, B to C at a speed of 8 km, C to D at 6, मतलब A से B जा रहा है, B से C जा रहा है, C से D जा रहा है at various speed 10 8 6। if distance between AB is equal to 2 times distance between BC is equal to distance between CD by 2, then find the average speed of the person for the whole journey। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस तो दिया नहीं है, ऐसे रेशियो में दिया हुआ है कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है? ए बी इज इक्वल टू 2BC है, इज इक्वल टू CD/2 है ये। तो यहाँ पर इसको क्या मान सकते हैं? इसको किसी और के इक्वल मान सकते हैं, मान लीजिए लेट्स से के इक्वल मान सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बी जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपका कितना आ जाएगा? क्योंकि ए बी की वैल्यू हो जाएगी K/1 आ सकता है, K/1 डायरेक्टली नॉर्मली K मान सकते हैं, या फिर यहाँ पे बी सी की वैल्यू K/2, और ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2K हो जाएगा। तो इससे आप जो है कि सिंपली K को इग्नोर भी कर सकते हैं, वो जस्ट एक वैल्यू लेने के लिए लिया गया है। K को इग्नोर भी कर सकते हैं, तो उसके बाद अगर इग्नोर करना चाहें, मतलब K की कोई वैल्यू नहीं है तो उसको इग्नोर करना चाहें, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अगर हम देखिए यहाँ पर हम अगर K की वैल्यू को 2 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे K की वैल्यू को 2 रखे हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे K की वैल्यू को 2 रखें तो ये 2 ही रहेगा। इससे देखिए सेटिस्फाइड भी होता है कि हमारा ए बी कितना था? ए बी जो है वो 2 टाइम्स है बी सी का। देखिए बी सी हमने 1 लिया तो ए बी कितना है? 2 टाइम्स है। उसके बाद क्या करा है कि ए बी जो है या ए बी जो है वो सी डी का हाफ है, सी डी का हाफ है। तो सी डी कितना था? 4, ए बी कितना है? 2। देखिए तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या था हमारा? ए बी हमारा कितना था? ए बी हमारा था 2, बी सी हमारा कितना था? 1, सी और कितना था? सी डी हमारा कितना है? 4। अगेन देखिए ए बी बराबर 2, तो ठीक है डबल है, और जो है कि सी डी उसका क्या है? ए बी बराबर है CD/2 है, ठीक है ना, CD/2, ठीक है। अब यहाँ से हमको डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि 2 + 1 + 4, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है? टाइम। तो टोटल टाइम मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2/10 हो जाएगा, प्लस
फिर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये बी सी का कितना है 1 डिवाइड बाई 8, सी डी का कितना है 4 डिवाइड बाई 6। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये हो गया 7 बटे, ये हो गया 1/5 प्लस 1/8 प्लस 2/3। फिर ये हो गया 7 बटे ये हो गया 8 5 40 120। देखिए यहाँ पे 120 हो गया। फिर ये हो गया 5 तो 24 नहीं कितना हो जाएगा 5 2 10 5 4 20 24 ही है, तो 24 यहाँ पे आ गया प्लस 8 15 हो गया प्लस 3 40 80 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 गुणे 120, उसके बाद ये 80 और ये 24 104 119 तो फिर कितना हो जाएगा 12 7 84। अच्छा ये भी तो कटेगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 7 अरे सॉरी 7 है, हाँ 7 है तो 119 17 7 119 हो गया, तो 120/17 120/17। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 17, तो 17 7 117 7 ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 7 119 120/17 ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, फिर ये लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 75 क्वेश्चन है ना, तो 75 ही रहता है उसमें, कहाँ से 51 से 75। द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। इफ़ द LSA ऑफ प्रिज्म इज़ 126। अब LSA या फिर जिसको हम CSA बोलते हैं, CSA ऑफ प्रिज्म 126 दिया, तो ये कितना होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। फिर क्या पूछा है देन द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द प्रिज्म एंड साइड ऑफ द स्क्वायर। मतलब ये हाइट निकालना है और साइड हमको ऑलरेडी पता है। अब पेरीमीटर भी हम निकाल लेंगे, तो 4.5 है, तो 4.5 चौका कितना हो गया 9 दूनी 18 हो गया, 18 गुणे हाइट, और इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 126, तो 18 7 126 18 7 हाँ 18 7 126, तो h बराबर 7 हो गया। और रेडियस की वैल्यू r हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कितना, सॉरी r नहीं साइड s मतलब हमें क्या साइड कितना दिया हुआ था 4.5, तो 7 माइनस 4.5 कितना हो जाएगा 2.5, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है, ख़त्म हो गया लास्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, ये रहा सारा सॉल्यूशन। होपफुली आपको सारे सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे। मैंने अपना बेस्ट कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने का। तो ठीक है, आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और मैं वीडियोज़ जो है कि आपके लिए रेगुलरली लाता रहूँ। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड जय हिंद।